हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने देख लिया था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है ना, उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है और उसकी लिपि क्या थी, वो लोग लिखी गई है पर अभी तक पढ़ी नहीं गई, सारी चीज़ें जान ली। कौन कौन से स्थल हैं उन सबको पढ़ा। अब हमने इस स्थल को एक उसमें डिस्क्राइब वे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो 3 हमने स्थल पढ़ लिए थे, आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और सुतकांगेडोर। अब हम आगे की जो भी साइट्स है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही देखेंगे कि उनकी क्या व्यवस्था थी, है ना, उनका सामाजिक व्यवस्था, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, धार्मिक जो भी उनका व्यापारिक स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है। तो बेटा हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ लिया था, है ना, जो कि पहली साइट थी आपकी, ढूंढी गई थी, दयाराम साहनी ने ढूंढी थी। कब ढूंढी थी? 1921 में। ठीक, दूसरा आपका था मोहनजोदाड़ो, राखलदास बनर्जी ने ढूंढा था जस्ट 1 साल बाद। फिर हमने सुतकांगेडोर पढ़ लिया था। हमने ये भी देख लिया कि वहां से क्या क्या मिलता है। हड़प्पा से सबसे ज्यादा साइट जो है, जो स्थल है, हड़प्पा में ही मिलते हैं बहुत सारी जो चीजें हैं सिंधु घाटी की। फिर दूसरा हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ग्रेट बाथ है ना, और उसके साथ ही आपका जो बड़ी इमारत है अन्नागार वाली, वो हमने देख लिया। फिर सुतकांगेडोर देख लिया। अब हम आज पढ़ेंगे कालीबंगा। तो सबसे पहले हम बेटा जानते हैं कि जो आपका कालीबंगा है, इसकी जो है खोज कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। किसने की थी? तो बीके थापर ने की थी और आपके ब्रिजवासी लाल ने की थी, है ना। स्थान वो प्लेस कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है। कहाँ का? राजस्थान। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये कालीबंगा है ये कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैम इसका नाम कालीबंगा क्यों है, कालीबंगा क्यों है? वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया हुआ है, बट कालीबंगा बना है आपका 2 शब्द से। एक तो काली, ठीक है, दूसरा बना है बंगा यानी बैंगल यानी कि चूड़िया, यानी कि काली चूड़िया यहाँ पे मिली है, इसी वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। ये चीजें हमने देख ली। अब हम आगे इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या है, ये आपका सिटाडेल है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटाडेल, है ना, सिटाडेल के जो प्रमाण हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, यानी कि एविडेंस ऑफ सिटाडेल आपको कहाँ से फाइंड होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका कालीबंगा हो जाएगा। सिटाडेल का मीन्स होता है इन हिंदी दुर्ग, है ना, यानी कि दुर्ग क्या होता है? जो थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बने होते हैं, है ना, ऊंचे स्थान पे बना होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जैसे हम आगे जब पढ़ेंगे आपका इन्वेजन्स ऑफ अरेबियंस जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो हम आपका स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे तो देखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने फोर्ट बनवा रखे थे, दुर्ग बनवा रखे थे, जैसे कि आक्रमण से बच सके, जो कि बाहरी आक्रमण होते थे उनसे बच सके। तो उसी तरह सिटाडेल जो है एक तरीके से दुर्गीकरण का वो है, एक तरीके से एग्जाम्पल है, नगरीकरण का, अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल है। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सिंधु सभ्यता है आपका 2 टीलों में डिवाइडेड है ना, एक आपका वेस्ट है और एक आपका ईस्ट है। तो वेस्ट वाले में आपका कौन लोग रह रहे हैं? जो आपका हायर क्लास के लोग हैं, यानी कि जो उच्च हैं, राजा लोग हैं, वो थोड़ा ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं। जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, स्पेशली आपका जो भी लेबर क्लास है, वो कहाँ पे रहता है? वो आपका ईस्ट वाले पार्ट में रहता है। तो ये जो है सिटाडेल का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए वो कहाँ पर पाया जाएगा? तो इसका जो एविडेंस है वो हमें कालीबंगा यानी कि राजस्थान से मिलता है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सिटाडेल बनाया क्यों जाता है? तो एक तो कि जो बाहरी आपका मान लीजिए कि क्लाइमेट का हो गया या किसी भी चीज़ से, क्योंकि देखिए हमेशा से एक चीज़ तो हमेशा से एग्जिस्ट करती है कि जब आप ग्रो करते हो तो आपके दुश्मन भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई की वजह से, दुश्मनी की वजह से, या अपने आप को जैसे कि एक तरीके से अपने आप को सेफ जोन करने के लिए एक फेंसिंग कर देना, तो उसका ये एविडेंस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे और देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। और हमें मिलता है एक आपका अग्निकुंड यानी कि फायर पिट मिलता है ना। कहाँ पे मिलता है? ये भी कालीबंगा से। माना जाता है कि राजस्थान जो है वहां पर अग्निकुंड मिलता है। और इसका ये एग्जाम्पल है कि वहां पर जो आपके सैंधव घाटी के लोग थे वो तंत्र मंत्र से भी कहीं ना कहीं से जानते थे, है ना, क्योंकि हमें वहां पर मिलती है, जैसे ये आपका अग्निकुंड है ना, अग्निकुंड मिलता है, यानी कि यज्ञ वगैरह होता था वहां पर। एक तो ये मिलता है। इसके साथ ही हमें गड्ढों के अंदर क्या मिलता है? आपके
मटके मिलते हैं आपके, ठीक है, मटकों के अंदर एक और मटके मिलते हैं और इन्हीं मटकों में क्या मिलते हैं, ऊंट की हड्डियां। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंट की हड्डियों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ऊंट की हड्डियां जो है वो भी आपकी कहाँ से मिलती हैं, ये भी आपके कलीबंगा से मिलती हैं। अच्छा एक चीज है ना, कुछ चीजें लॉजिकल हैं, जैसे मान लीजिए आप ज़्यादातर जानते होंगे, सभी बच्चे जो नहीं भी पढ़े हैं सिंधु घाटी को वो भी जानते होंगे कि हम जब भी कैमल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं राजस्थान का नाम आ जाता है। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अरे यहाँ वहाँ पर तो ऊँट की सवारी होती है, कहते कि नहीं। तो जब भी ऊँट की हड्डियों के एविडेंस की बात करेंगे, द बोन्स ऑफ कैमल, तो आपके दिमाग में सिंपल सा आ जाना चाहिए कि राजस्थान। अब वो राजस्थान में कौन सा प्लेस है, तो कालीबंगा, ठीक। तो एक चीज तो ये है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के वो एविडेंस कहां से मिलते हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र में मंत्र को जानते थे। तो उसका प्रमाण हमें कहां मिलता है, आपका कालीबंगा से, ठीक। अग्निकुंड भी मिलता है जो कि क्या है, अद्वितीय मतलब यूनिक टाइप का मिलता है, एक बड़े लेवल का मिलता है। अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी। इसके अलावा हल चला खेत भी मिलता है, मतलब एक खेत मिला है जिसमें ये कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चला है कि वहां पर जो है हल चलाया गया है, उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो पहला विश्व का पहला हल चलाया गया खेत कहाँ मिला गया, मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर चावल की कि राइस सबसे ज्यादा सबसे पहले कहाँ पर उगा था पूरे विश्व में, तो हम कोल्डिहवा का नाम लेते हैं। तो उसी तरह अगर हल की बात करें, हम प्लग्ड फील्ड की बात करें, तो आंसर विल बी आपका कालीबंगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है भूकंप यानी कि अर्थक्विक। तो अर्थक्विक के भी जो आपके एविडेंसेस हैं वो भी आपके कहाँ पे मिलते हैं, 2600 BC में मिलते हैं। माना जाता है कि जो सिंधु घाटी है उसका कहीं ना कहीं डिमोलिश जो हुई है, उसके डिमोलिश होने के पीछे का रीजन यही रहा है कि अर्थक्विक है ना, या क्लाइमेट चेंज, या मतलब बहुत सारी प्रेडिक्शन की जाती है, बट उसमें एक फैक्टर आपका अर्थक्विक को भी माना जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा और क्या मिलता है, ये देखिए आपका अग्निकुंड है ना, ये अग्निकुंड आपको दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर किस किस तरीके से अग्निकुंड बनाई गई हैं। ये आपकी नालियां हैं, है ना, ये देखिए बड़े बड़े बनाए गए हैं। तो अलग टाइप के, मतलब आप ये एक अग्निकुंड अलग है, ये 1 2 3 साथ में बनाए गए हैं। तो एक यूनिक टाइप की, हम जैसे अग्निकुंड को जनरली हमारे घरों में हम अग्निकुंड को एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मानते हैं, है ना, पर यहाँ पर क्या है कि साथ साथ में भी बनाई गई है। जैसे हम जब आपका ऋग्वेदिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से जो आपका अग्निकुंड का यूज किया गया है, यज्ञों का क्या महत्व है, पर उसके पहले हमें दिख जाता है कि यहाँ पर भी यज्ञ वगैरह या अग्निकुंड का यूज होता था। अब प्रॉपर डिकोड तो की नहीं गई है तो हम पूरी तरीके से जानकारी इसकी नहीं पा पाते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। हाँ, बट ये है कि ये लोग नेचर प्रेमी थे, ये लोग प्रकृति पूजा करते थे। बहुत ज्यादा मूर्तियों का उस तरह से हमें एविडेंस नहीं मिलता है। एक मिलती है भगवान शंकर की, पशुपतिनाथ की, ठीक है। जनरली बिलीव किया जाता है कि ये लोग नेचर डेवोटी थे, भगवान जिसको भी पूजते थे ये प्रकृति को पूजते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिलती हैं, नामाकरण सतह पर मिली काली चूड़ी से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। इसके अलावा खुदाई भी, मतलब आपका जो एक्सकवेशन होता है वो भी कहाँ से होता है, एएसआई ने खुदाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य खोजे यहीं से, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारी कालीबंगा की होगी। आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट था जो आप मैंने मेंशन नहीं किया था वो सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। अब नेक्स्ट साइड पर चलते हैं, ठीक। ये देखिए आपकी काली चूड़ियां हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं काली चूड़ियां, तो ये आपकी काली चूड़ियां हैं। नेक्स्ट साइट है इसमें, अच्छा इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, मैंने बताया ही। 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, मतलब अलग अलग फसलें, अब वो सीजनल भी हो सकती है, रवि या क्रॉप, ठीक, या एक ही टाइम की 2 क्रॉप हो सकती है, लाइक आपका गेहूं अंजो एक ही सीजन में आता है पर दोनों अलग अलग क्रॉप्स हैं, तो उसके एविडेंस भी मिलते हैं। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो आपका है, ड्रेनेज सिस्टम जो है ये मेन क्वालिटी है आपके हड़प्पा सभ्यता की। जो ड्रेनेज सिस्टम है ये मेन क्वालिटी है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। बाकी और जगह पर हम देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा ग्रो करते हुए दिखती है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि अभाव है। अब इसको भी आप इंटरलिंक कर सकते हैं। राजस्थान में हमेशा से ये माना जा रहा है, जब से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पानी का एक अभाव रहा है,
ठीक है। तो लैक ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का भी अभाव रहा है। सिंपल सी इंटरलिंकिंग आप इसे कर सकते हैं। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं शायद नहीं हो पाया है ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पर विस्तार। कालीबंगा में पल्ले वाला दरवाजा भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पल्ले वाला डोर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कालीबंगा। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी है। अलंकृत ईंटें है, मतलब कि डिजाइन यानी कि उसमें डिजाइन बनाई गई ईंटें हैं। अग्निकुंड भी मिले हैं, जो इस स्थान पर वास्तुकला और धार्मिक गतिविधियों का प्रमाण मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आर्किटेक्ट है वो और रिलीजियस पैटर्न हमें देखने को मिलता है आपका कालीबंगा में। भाई देखिए इतना सुंदर इन्होंने वो बनाया था। ये देखिए आपका वो है, नलियां हैं ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक, चलिए ये देखिए यहाँ पर कुएं हैं, है ना, ये कुआं है। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब, और वहां से पानी कैसे निकल कर यहाँ नालियों से निकलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही अभाव था। अभी भी राजस्थान में ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है कि बिल्कुल ही पानी नहीं है। कुछ रीजन है जो आपका डेजर्ट से बिल्कुल नियर बाई में है, वहां पर अभाव है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर बिल्कुल ही पानी नहीं है। अगर हम बहुत साल पहले की बात करें तो माना जाता है वहां पर बहुत ज्यादा पानी था, क्योंकि वहां पर हमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, नेचर में डिजास्टर हुआ होगा जिसकी वजह से वहां पानी पूरा सूख गया। हम अगर पुराणों की बात करें तो माना जाता है श्राप मिला है, पता नहीं क्या हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ऐसा था। चलिए फिफ्थ हमारा हो गया लोथल। लोथल आपका कहां पर है, तो ये बेटा आपका गुजरात में है। ये कहां पर है, गुजरात में है। अच्छा, इसकी खोज कब की है, तो ये 1957 टू 1958 में हुई है। ये 1957-1958 में एक और चीज हुई है, आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ है, तो वो है आपकी भीमबेटका की खोज हुई थी। तो भीमबेटका की खोज हुई थी 1957 से लेकर 1958 में। किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ठीक है ना। भीमबेटका आपका कहां पर है, एमपी में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो इसकी खोज किसने की, आपके रंगनाथ राव ने। आपका प्लेस अहमदाबाद ही है। अब इसकी जो फीचर्स हैं, फीचर्स के बारे में बात कर ले तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो किसे बोला जाता है। द आंसर विल बी लोथल। लोथल ही वो प्लेस है जिसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसकी एडवांस है ना, एडवांस है बहुत ज़्यादा। जो एडवांस मतलब हम जो भी मॉडर्नाइजेशन देखते हैं हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में सेम ऐसे ही मिलता है। ठीक है, इस वजह से। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बंदरगाह भी देखने को मिलता है। ठीक, कि अब इससे ये पता चलता है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। एक चीज ये हमें पता चलती है। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर आपके, ये देखिए ये आपके बाथरूम है ना, ये बाथरूम है। और बाथरूम में देखिए नालियां हैं, ये जो नालियां हैं, और बाहर नालियों, ये पतली नालियों से बाहर निकलती है एक बड़ी नालियां, और बड़ी नालियों से जाकर मिल जाती है। मतलब उस टाइम पर भी प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था अपना, कि अगर पानी यहाँ से निकलेगा छोटी नाली से, फिर जाएगा बाहर बड़ी नालियों में। और इन बड़ी नालियों में इन्होंने क्या कर रखा था कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर लगा रखे थे कि जिस तरीके से अगर पानी कभी वहाँ पर रुकता है किसी वजह से, तो यहाँ पर जो भी आपके मच्छर हो गए, वायरस हो गए, रुकने की वजह से कहीं ना कहीं लोग इससे इम्पैक्ट ना हो, बीमार ना हो। तो इन लोगों ने प्रॉपर इसका भी ध्यान रखा था। आप सोच सकते हो कितनी एडवांस थिंकिंग इन लोगों की उस टाइम पर थी, जो हमें लगता है कि हम अब इतने डेवलप हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमसे पहले और हमसे ज़्यादा डेवलप थी तब। ठीक, तो ये हमने लोथल का देख लिया। और देख लेते हैं क्या है। ये देखिए आपका हल है मिट्टी का, सॉरी ये है आपका नाव, ये है नाव। तो मिट्टी के नाव के साक्ष्य हमें मिलते हैं कहाँ से, लोथल से। तो ये माना जाता है एक तो आपका मोहनजोदाड़ो से मिलता है नाव का, तो नाव के साक्ष्य हमें दो जगह से मिलते हैं। एक तो आपका हमको मिलता है लोथल से, ठीक है, मिट्टी के बने हुए, और दूसरा हमें कहाँ से मिलता है, दूसरा हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि नाव के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो 1 और 2 बोथ हो सकता है। ठीक, अगर सिंगल दिया है तो ऑब्वियसली बात है सिंगल लगाओगे, अगर दोनों दिया है तो दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करें। और यहाँ पे हमें अन्न पीसने की चक्की भी मिलती है।
कहाँ से, आपके लोथल से। तो इसका ये मतलब है कि खेती बाड़ी यहाँ पर भी की जाती थी, है ना, अनाज यहाँ पर था, जिसकी वजह से अन्न पीसने की चक्की वगैरह भी मिलती है। युगल समाधान भी मिलता है, यानी कि कपल जो है, तो कपल्स की डेड बॉडी जो है साथ में दफनाई गई है, उसके एविडेंसेस भी मिलते हैं। साथ ही मोहरे मिलती हैं, कहाँ, फारस की मोहरे। तो फारस की मोहरे ये क्या एविडेंस है, तो ये एविडेंस है कि हम कहीं ना कहीं से बाहर से ट्रेड करते थे, है ना, और भारत आज से नहीं तब के समय से ट्रेड करता आया है, और उसके जो रिलेशंस हैं उनके पड़ोसी देशों से, है ना, उनका जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे उनके नेबरिंग कंट्री से। भाई आपका रिलेशन अगर अच्छा है तभी तो आप अगल बगल के देशों से ही आप ट्रेड कर सकते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है उनका रिलेशन अच्छा था, ठीक। और नाव के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अग्निवेदी के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कि जो अग्निकुंड और अग्निवेदी के प्रमाण हमें आपके राजस्थान से मिलते हैं वो हमें लोथल से भी मिलते हैं। हाथी दांत का पैमाना मिलता है। हाथी दांत का बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा हाथी दांत हमें यहीं देखने को मिलते हैं, और इन्हीं हाथी दांत से क्या बनाई जाती थी, आपकी कौम यानी कि कंघी। अब इससे ये हमें पता चलता है, क्योंकि कंघियाँ हमें दो टाइप की मिली हैं, एक आपकी लकड़ी की कंघी और एक आपके हाथी दांत की कंघी। तो इन कंघी से हमें ये पता चलता है कि जो वर्ग था सिंधु सभ्यता का वो एक अमीर वर्ग था और एक गरीब वर्ग था। ये माना जाता है कि जो भाई अमीर वर्ग था वो कैसे पहन रहा, किससे कंघी कर रहा, हाथी के दांत से। जो गरीब वर्ग है वो लकड़ी की कंघी कर रहा है। जैसे हम अगर आज भी देखते हैं, हम कहते हैं ना सिल्क की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ, नॉर्मल साड़ियाँ, तो भाई जो बहुत महंगी साड़ियाँ हैं वो मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर पाता, तो कहते हैं ना ये तो अंबानी के लिए बनी है, एग्जाम्पल के लिए। तो भाई जो उसको अफोर्ड कर सकता है, बनी है, तो ऑब्वियस बात तो कोई ना कोई तो अफोर्ड कर रहा है, ठीक है। पर अगर हम बात यही कर लें नॉर्मल कपड़ों की, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये लोग पहनते होंगे, नहीं लगता हमें ना। तो उसी तरह से ये एक धारणा बनाई गई है, ये आइडियोलॉजी है, कितना सही कितना गलत, बट एक जनरल थिंकिंग, जनरल व्यू यही है कि अमीर और गरीब वर्ग था। क्यों? क्योंकि उनका जो रहने का स्टाइल था, घरों का स्टाइल था, कोई कोई घर जो थे डबल मंजिला थे, मतलब 2 छत के बने हुए थे, कोई कोई घर थे सिंगल छत के थे। तो घर बनने के स्ट्रक्चर से भी पता चलता है कि कोई अमीर रहा होगा, कोई गरीब रहा होगा, ठीक, इतना ही है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड भी मिला है। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बने बर्तन, तो मृदभांड मतलब हो जाएगा मिट्टी के बने बर्तन। कई बार बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम मृदभांड क्या होता है, तो जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं उन्हें ही मृदभांड बोले जाते हैं। अब चित्रित धूसर मृदभांड क्या होते हैं, जब अलग टाइप की मिट्टी का या अलग टाइप की धातु का यूज किया जाए तो वो उस तरह से हो जाता है। अब उसमें थोड़ी सी ड्राइंग कर दी गई तो वो चित्रित हो गया ना, डिजाइनें बना दी गई, क्योंकि हम देख रहे हैं मानव क्या है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो वो डिजाइनें बना रहा है। और हम सिंधु घाटी को देख रहे हैं तो ये तो कितनी ग्रोइंग है, तो ये हम देखते हैं। यहीं पर हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी को दर्शाता है, जो हमें लोथल में एक चित्रित मृदभांड है, जो मतलब एक पॉटरी है, एक बर्तन है, उस बर्तन पे हमें एक स्टोरी टेलिंग की गई है। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, पिक्टोग्राफिकल है, मतलब ये भाव चित्रात्मक है। किसी चित्र के थ्रू इन्होंने कोई ड्राइंग बनाई और उस ड्राइंग में लिखने के तरीके से उन्होंने एक मैसेज दे दिया, तो उससे हमें चालाक लोमड़ी का दृश्य पता चलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चालाक लोमड़ी के मृदभांड कहाँ से मिलते हैं, मतलब जो भी किस तरह से पूछ ले आपसे, किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके एविडेंस आपको कहाँ से मिलते हैं, लोथल से। कहाँ से मिलते हैं, लोथल से, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मृदभांड क्या होता है, मैंने आपको मृदभांड बता दिया, मिट्टी के बने बर्तन होते हैं। क्या होते हैं, मिट्टी के बने बर्तन, ठीक। उसी पे इन्होंने डिजाइन बना दी तो वो चित्रित मृदभांड हो गए, ठीक है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट मूव करें। तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट साइड पर चलते हैं अपनी। ये देखिए आपके कपल्स हैं, ये देखिए, है ना, 2 कपल्स हैं जिनकी डेड बॉडी साथ में इन्हें दफनाया गया था। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सारी इमेजेस वगैरह देख लीजिए, इमेज देख के पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपका वेयर हाउस है। वेयर हाउस ये है, ये लोथल का ही है। वेयर हाउस का मतलब कि एक ऐसा उस स्थान जहां पर सारा सामान जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है
तो वहां पर रखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वहां पर रखा जा रहा है। जहां पे कोई भी सामान, जैसे हमने नेबरिंग कंट्री से कोई भी सामान मंगवाया तो यहाँ पर लाकर क्या किया, एक भाई आप एक तो कोई ऐसी फैक्ट्री या गोडाउन बनाओगे ना जहाँ पे सामान रखा जाता, तो ये वही वेयर हाउसेस हैं जहाँ पर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सामान आता है, रखा जाता है, उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, ये वो स्थल है। तो ये कहाँ से मिलता है? वेयर हाउस के प्रमाण। तो कई बार पूछा जाता है कि वेयर हाउस का एविडेंस कहाँ मिलता है, तो वेयर हाउस का भी एविडेंस आपका मिलता है कहाँ से? लोथल से। तो लोथल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका एंशिएंट वेल यानी कि सबसे पुराना कुआं भी हमें देखने को मिलता है। एक चीज और है कि जो आपका लोथल है, लोथल में एक और एक्सेप्शन है कि आपके जो और घर हैं, खिड़की दरवाजे हैं, वो जनरली सिंधु घाटी सभ्यता में पीछे की तरफ खुलते हैं। यानी कि जैसे ये आपका घर है तो इस घर में जो भी खिड़की या दरवाजे हैं जनरली पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक पहला एक्सेप्शन है जिसमें आगे की तरफ खुलते थे, यानी कि रोड की तरफ नहीं खुलते थे बट लोथल में रोड की तरफ खुलता था। तो ये एक्सेप्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये भी लोथल में देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा ये देखिए पॉटरी है ना, यहाँ से आपके मृदभांड या मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ से बनाए जाते थे, तो ये पॉट है। तो पॉट के एग्जाम्पल भी आपको लोथल से दिखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह के बर्तन जो हैं बनाए जाते थे, ठीक। ये हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट मूव करें। अब हम बात करेंगे चान्हूदड़ों की। तो चान्हूदड़ों 1931 में की गई थी। सैंधव संस्कृति के बाद और दो नई सभ्यताओं का होता है, मतलब वो इनिशिएट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं झूकर और झांगर संस्कृति। माना जाता है इसी टाइम पर विकसित हुई थी। तो उसी के टाइम पीरियड में जैसे हम देखते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्लासिफिकेशन 3 में हमने कर दिया था। एक आपका बिल्कुल अर्ली है, एक मैच्योर है और एक आपका लेटर सिंधु पीरियड है। तो उसी में बीच में आपका झूकर और झांगर सभ्यता का भी बीच में ट्रेंड आया था, ठीक है। यहाँ पर मनके और गुड़िया बनाने का कारखाना था। तो पूछा जाए कि फैक्ट्री कहाँ पे मिलती है मनके बनाने के? मनके मतलब होता है जो दांत से मोती बनाई जाते हैं, हाथी के दांत से जो मोतियां बनाई जाती हैं, जिनकी मालाएं बनती हैं, है ना। मतलब वो मोती जैसे होते हैं पर मोती नहीं होते, उनके शेप ऐसे बनाए जाते हैं जो गले में पहनते हैं ना। मनके की माला होती है, जैसे ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे, आपने ये मान लीजिए ये आपके दांत हैं, अब इसकी छोटी छोटी कटिंग कर दी। कटिंग करके भाई मोती हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता, पर मोती पहनने का मन तो है ना, तो उसको उसी तरह से शेप देकर एक माला बना दी कि चलो ठीक है तुम पहन लो, ठीक। तो उसके कारखाने में कहाँ पे मिलते हैं? चान्हूदड़ों में मिलते हैं। लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें। अब भाई चान्हूदड़ों ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके मेकअप के सामान बहुत मिलते हैं। तो भाई जो भी महिलाएं हैं वो हमेशा से मेकअप का पूरा ध्यान रखती थी, चाहे वो समाज पितृसत्तात्मक हो चाहे मातृसत्तात्मक हो। तो उस टाइम पर भी लिपस्टिक का पूरा ध्यान रखा गया और लिपस्टिक वगैरह मिलती है हमें कहाँ से? चान्हूदड़ों से। वक्राकार ईंटें मिलती हैं हमें, है ना। वक्राकार ईंटें भी हमें कहाँ पर मिलती है? आपके चान्हूदड़ों में। कांसे की बैलगाड़ी, ठीक। तो हमें ब्रॉन्ज की बैलगाड़ी भी मिलती है। अभी तक हमने देखा कि हमें ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, कहाँ से मिली है? आपकी मोहनजोदड़ो से। पर हमें ब्रॉन्ज की बैलगाड़ी भी मिली है, यानी कि आपका जो बुल है उसका हमें बुल कार्ट मिली है। कहाँ पर मिली है? ये आपकी मिली है चान्हूदड़े में। इक्का गाड़ी के भी अवशेष मिले हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग परिचित नहीं थे पहियों से, पहिया कहीं ना कहीं परिचित थे। और हमने देखा था पहिए का आविष्कार आपका हो ही गया था। स्टोन एज जब हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो उसमें हमने देख लिया था पहिए का आविष्कार हो चुका था। तो इन लोगों ने जानवरों के साथ उसको मिला करके अपनी आने जाने का काम सुलभ कर लिया, है ना। कोई सामान लाना हो तो उसके लिए भाई नाव बना ली इन्होंने। तो इक्का गाड़ी कौन सी बात है, इक्का गाड़ी का भी इन्होंने यूज किया, ठीक। और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान भी प्राप्त होता है। तो एक ऐसी ईंट मिली है। इन लोगों का क्या था कि हर चीज लिखते नहीं थे, इसीलिए कहा जा रहा है ना कि अभी तक ये डिकोड नहीं हुई है। सोचो अगर डिकोड हो जाएगी तो कितनी नॉलेज हमें मिलेगी। तो इनके जो लिखने के तरीके से या इनका जो एक भाव उकेरने के तरीके से ये पता चलता है एक ईंटे पर कि एक बिल्ली जा रही है और उसके पीछे कोई कुत्ता जा रहा है। क्यों? कुत्ता जाता हुआ डायरेक्टली नहीं दिख रहा बट उसके पंजों के निशान हैं। अब ये ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है। तो ये कहाँ से मिलता है? ये भी आपका चान्हूदड़ों से मिलता है, ठीक। नेक्स्ट चलें।
तो ये देखिए आपकी वो ईंटें हो गई, तो वो ब्रिक हो गई ना वक्राकार। तो ये आपकी ब्रिक्स कहाँ से मिली है, ये आपके चनहूदड़ों से मिली है। फिर आपका है रंगपुर, तो रंगपुर 1953 टू 1954 में इसको फाइंड किया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है, मादर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? अच्छा, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस चैप्टर में, तो नदियों पर ज्यादा फोकस करना है। तो कौन सी रिवर है आपकी, मादर नदी है, ठीक है। यहाँ पैडी हस्क मिलते हैं, मतलब धान की भूसी के साक्ष्य और कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। मतलब अभी हमने जो भी आपके सिटाडेल देखे हैं, जो भी फोर्ट देखे हैं, वो क्या देखे हमने, पक्के पक्के देखे हैं, पर यहाँ पर हमने देखे कि कच्ची ईंटों के आपके दुर्ग मिले हैं। तो कच्ची ईंटों के दुर्ग आपके कहाँ मिले हैं, आप रंगपुर में मिले हैं, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। चलिए पैडी हस्क, देखिए ये होती है पैडी हस्क, जो चावल होता है, चावल के पहले वो धान होता है, धान को खुल मतलब ऐसे निकाल करके कुटा करके उसमें से चावल निकलता है, तो जो ये छिलका है इसी को ही पैडी हस्क बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में है, उस टाइम पर जो मिली है वो कुछ इस टाइप की है। ये हमें C14 यानी कार्बन डेटिंग से पता चलता है। जो भी ऐसे अवशेष हैं उनको कार्बन डेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है, यानी कि उनकी एज। हम बचपन में एक चीजें पढ़ते थे रिंग वाला, कि कोई पेड़ कितना साल पुराना है, तो अगर उसको काटना है तो अगर उसमें एक घेरा है तो कहा जाता था कि वो 1 साल का है, 2 घेरा है तो 2 साल का है। तो उसी हिसाब से ये लॉजिक लगाया गया है कार्बन डेटिंग का, तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि ये कितने साल पुराना है, ठीक। आगे देखें, चलिए फिर आपका आता है धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा आपका कहाँ पर है, धौलावीरा जो है संस्कृति के उत्थान और पतन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये पहला ऐसा साइट है, ये फोटो यहाँ पर लग गया, सॉरी, ये पहला ऐसा साक्ष्य है जहां पर हमें दिखता है कि अपने ग्रोइंग फेज पे है और अपने डिमोलिश फेज पर भी है। दूसरा है ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन साइट है। तो सबसे बड़ा, जैसे सबसे पुराना की बात करता है ना, सबसे पुराना की बात करता है, जब सबसे पुराने की बात करता है तो आपका कौन सा हो जाता है, सबसे पुराना कौन सा है, भिंडवाड़ा, भिंडवाड़ा हो जाता ना। और सबसे बड़े की अगर बात करेगा, सबसे बड़े की, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा धौलावीरा। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता भी इस तरह से कि वो कौन सी ऐसी स्थल है हड़प्पा का जिससे हमें ये पता चलता है कि मतलब उसके पतन और उत्थान दोनों के ही हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका धौलावीरा हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये भिंडवाड़ा सबसे पुराना है और सबसे बड़ा आपका धौलावीरा हो जाएगा। चलिए ठीक, अब हम एक चीज और है, मेसोपोटामिया का जो संबंध है वो हमें यहाँ से पता चलता है। क्यों? क्योंकि धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है ना, नदी के आपका जो समुद्र है उसके आसपास का एरिया है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो संबंध था वो मेसोपोटामिया से था, है ना। बहुत सारे से पूरा वो आपके लेख हैं, अभिलेख हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि इनको क्या बोला जाता था। पूरा लेखों में दिलमन बोला गया है, मकान बोला गया है, मेलुहा बोला गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कौन लोग बोलते थे, मेसोपोटामिया के लोग बोलते थे, ठीक है। ये देखिए आपका धौलावीरा का स्थान है, ये हमें ईंटें वगैरह देखने को मिलती है। ये जो है जितना बचा है उतनी ही फोटो देखने को मिलती है, ठीक। अब आगे चलिए और देख लेते हैं। अच्छा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईयर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सी ऐसे इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या फीचर्स थे सिंधु घाटी के, वो सब देख लेते हैं। तो ज़्यादातर जो आपकी मोहरें मिली हैं यानी कि शील मिली हैं वो कैसी रही हैं, स्क्वायर रही हैं, है ना। सील्स कैसी रही हैं, स्क्वायर रही हैं। मोस्ट ऑफ दी जो सील्स मिली हैं इवन सभी कैसी रही हैं, चौकोर रही हैं। दूसरी बात, जो बनावली है हरियाणा से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ, मैंने आपको मिट्टी का हल भी दिखा दिया, तो वहाँ से मिट्टी का हल मिला है, ठीक। इसके अलावा रंगपुर से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। तो कई बार पूछते हैं कि बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपके रंगपुर से मिला है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। फिर है नगर योजना सिंधु संस्कृति की सबसे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपका अर्बनाइजेशन और आपका ड्रेनेज सिस्टम, है ना, और ग्रीड यानी कि जो ग्रीड मेथड है, इनके घर कैसे बने हुए हैं, ग्रीड पद्धति से बने हुए हैं। यानी कि घर जो बने हैं वहाँ बीच में आने जाने का सब जगह से प्रॉपर रास्ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी घर बन गया है, मतलब ये हमसे भी ज़्यादा ग्रोइंग फेज में थे, इन्होंने इतने अच्छे घर बनाए कि प्रॉपर आने जाने का रास्ता छोड़ रखा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, आने जाने का प्रॉपर प्लानिंग कर रखा है ना। तो उस तरीके से देखने को मिलता है।
तो सबसे मेन विशेषता क्या थी इनकी, नगर योजना यानी कि यहाँ की ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये तो कुछ चीजें हो गई, ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको लिख कर दे दी जैसे आप अच्छे से पढ़ सके, या मान लीजिए कभी निकल गया दिमाग से तो एक बार रिवाइज कर ले। ठीक, ये देखिए आपकी सील्स हो गई, देखिए सारी की सारी कैसी शेप में चौकोर है। फिर हम बात कर ले आगे, ये देखिए आपका मिट्टी का हल। मिट्टी का हल हमें देखने को मिलता है, तो मिट्टी का हल हमें कहाँ देखने को मिला है, बनावली हरियाणा से। चलिए, हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया है, आयताकार खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो किस खंडों में बांटा गया है, पहली बात तो शेप कैसा है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो त्रिभुजाकार है ना, इनका कैसा है, त्रिभुजाकार। किन खंडों में बांटा गया है, तो वो आयताकार में बांटा गया है ना। ये सारी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनका एरिया कितना है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक चीजें हैं। सैंधव वासियों के निवास जो क्षेत्र थे दुर्ग या गढ़ी पश्चिम दिशा में होते थे, ये भी मैंने आपको बताया कि 2 टीलों में विभाजित था। जो सैंधववासी यानी कि जो उच्च वर्ग था वो दुर्ग वाले एरिया में रहता था, थोड़ा ऊंचे पे रहता था, है ना। बाकी जो बस्ती के लोग थे, है ना, वो पूर्व दिशा में रहते थे। ठीक है, जो कि लेबर क्लास था आपका, यहाँ पे रिहायशी क्षेत्र लिखा है, ये गलत है। फिर घर के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की और ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ये मैंने आपको बताया। सिर्फ इसका एक्सेप्शन आपका लोथल है। ठीक है, ये देखिए मैंने बता ही दिया है। यहाँ और आलमगीर, अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ से कोई भी मुहर नहीं मिली है, तो आपका ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है ना, जो मेरठ में है। कौन सी नदी पर है, ये आपके हिंडन नदी पर है। तो यहाँ से आपके कोई भी मुहर नहीं मिलती है। ठीक, सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई, जहां बहती थी वह क्षेत्र विंशन कहलाता है। तो सरस्वती नदी को ही उस टाइम पर क्या बोला जाता था, घग्गर हकरा, घग्गर हकरा नदी बोला जाता था। ठीक है, माना जाता है कि ये सिंधु नदी का पुराना नाम है। ठीक है, अगर हम यही ऋग्वेद में देखेंगे सरस्वती को, तो ऋग्वेद में इसको क्या बोला गया है, नदीतमा, नदीतमा बोला गया है। ठीक, तो सरस्वती नदी जो है एक महान नदी है, श्रेष्ठ नदी है, इसका हमें बहुत बार जिक्र मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता है, उस टाइम पे इसके घग्गर या हकरा नदी बोलते थे। अभी जहां पर ये बहती थी विलुप्त हो गई है, माना जाता है। सूख गया जो पार्ट है, वो पार्ट क्या कहलाता है आपका, विंसन। तो पूछा जाए, अगर आपको डायरेक्ट सरस्वती ना देखकर घग्गर हकरा दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या बताएंगे आप, क्या हो जाएगा, जो सूखा हुआ पार्ट है वो विंसन कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमने फीचर्स देख लिए। इसके अलावा अब हम देखेंगे जो इनकी सील थी या जो इनका मेजरिंग वो था, टूल था, वो क्या था, किस किस तरीके से इन्होंने बांट रखा था। तो मोस्टली इनकी जो भी सील्स होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। अब आप कहेंगे सेल खड़ी क्या होती है, तो सेल खड़ी को अगर हम आज की लैंग्वेज में जाने तो आप जिप्सम जानते होंगे। तो जिप्सम जैसा धातु होता था, है ना, एक पाउडर होता था जिससे ये लोग बनाते थे, क्या बनाते थे, अपनी मुहरे वगैरह या बाट वगैरह बनाते थे। किसके लिए करते थे, तो ये अपना एक्सचेंज सिस्टम यानी कि अपना विनिमय प्रणाली को करने के लिए करते थे। भाई जैसे कि आज का जो टाइम है, हम क्या है, कोई सामान लेने के लिए पैसा देते, करेंसी देते हैं। पहले का टाइम क्या था कि आपके पास, जैसे हम बार्टर सिस्टम होता था कि आपके पास जौ है, आप हमें जौ दे दो, आपके पास, हमारे पास वो है, गाय है, तो हमने दूध दे दिया, तो मिल के दूध रोटी खा लिया। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो पहले इस तरीके से चीजें चलती थी। पर हम सिंधु घाटी में देखते हैं चीजें क्या है कि मुहरे हैं, है ना, उससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ उसके दांत थे, हाथी के दांत, तो उसकी चीज़ें वो लोग लेकर जाते थे। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती थी जो उनके पास अवेलेबल थी, तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक सिंबल यूज़ करते थे, मुहरे का यूज़ करते थे। जैसे कि हमने देखा कि फारस की जो फारसी मुहरे हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ट्रेड होता था। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो किस लिए करते थे, चल्ट पत्थर से बने जाते थे। एक पत्थर होता है चल्ट पत्थर, उससे बनाए जाते थे आपके जो बाट होते थे। ठीक, अच्छा, बाटकों का मानक क्या होता था, तो उनका जो मेजरमेंट है, जैसे आज हम देखते हैं 1 kg, है ना, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, वैसे पहले इनका क्या मेजरमेंट का तरीका था, तो 16 के आवर्तकों में होता था। तो कितने आवर्तक में होता था, वो 16 वेट्स में, मल्टीपल्स में होता था। जैसे कि 16, अब उसका मल्टीपल क्या हो सकता है, 16, 32, 64, जो भी उसके मल्टीपल आते हैं, है ना, तो 64, 160, 320, 640, जो भी, तो 16 के मल्टीपल में इनके जो बाट होते थे। ठीक, जैसे आज हम देख लें तो क्या होता है, 500 ग्राम, 200 ग्राम, है ना,
एक किलो 2 किलो इस तरह से चलता है, केजी में या ग्राम में चलता है, पर इनके में क्या था 16 का मल्टीपल था। इस तरह से इनके बार्ट्स थे। दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। तो अभी तक कितनी मोहरें मिल चुकी हैं? तो 2000 सील्स मिल चुकी हैं। जबकि हम साइट्स की बात करें तो साइट्स कितनी मिल चुकी हैं? तो 2800 साइट्स हमको मिल चुकी हैं, अभी तक खोजी जा चुकी हैं। ठीक, ये हो गई मोहरें तथा बाट वगैरह। तो कई बार पूछा जाता है कि जो बाट था वो किसका मल्टीपल था? तो आपके 16 का। ठीक, तो ये आपका बाट है, ये देखिए मोहरें वगैरह हैं, है ना, मोहरें। चलिए अब हम इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बहुत सारी चीजें जान ली, अब हम थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में देखें कि हमने देखा कहाँ से क्या मिला। अब थोड़ा हर चीज हमने पढ़ ली, अब थोड़ा सा इनका सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं ना। सभ्यता पढ़ने के लिए उनका सोसाइटी, उनका इकोनॉमिकल, उनका रिलीजियस, सारे के सारे कल्चर को जानना जरूरी है। तो समाज, इनका सामाजिक जीवन कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, मतलब कि जो सत्ता थी वो वुमेन के पास थी और शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा ग्रोइंग थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष अच्छा हैंडल नहीं कर सकते हैं, पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ऐसी सभ्यता जो इतनी इंक्लूसिव थी, इतनी ग्रोइंग थी, इतनी डेवलप्ड थी, उसकी मुखिया कौन थी? मातृ सत्ता थी। यानी कि जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पर नारी को प्रायोरिटी दी जाती है, जहाँ जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, वहाँ पर देवता विराजते हैं। शायद इसीलिए वो इतनी ग्रोइंग थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नारी को पूजने के चक्कर में आप पुरुष को वो करो, दोनों को पैरेलल लेकर चलो। ठीक है, बराबर रहेंगे तो शायद चीज़ें अच्छी चलेंगी। ठीक है, और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के थे, मतलब वेज भी खाते थे और नॉन वेज भी खाते थे। इसके अलावा जो मैन एंड वुमेन दोनों थे, दोनों के दोनों वेयर करते थे ज्वेलरी, यानी कि ऑर्नामेंट्स जो थे सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं पहनती थी, पुरुष वगैरह भी आपके ज्वेलरी वगैरह पहनते थे। अब ऐसी नहीं थी भैया सब कुछ कर रहे हैं तो गेम भी तो खेलेंगे, है ना भाई, जीवन जीना है, खाना पीना हर चीज़ है, एंटरटेनमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई हम देख रहे हैं कि जब मानो बिल्कुल सर्वाइवल की उसमें था तब भी वो एंटरटेनमेंट कर रहा है। कैसे? पत्थरों पे खोद खोद कर डिज़ाइन बना बना करके, है ना। उसी की एक एग्जाम्पल हम देखते हैं भीमबेटका कि पत्थरों पे खोद खोद करके उसने डिज़ाइन बना दी। तो यहाँ पर भी ये लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, किससे? पासा खेल रहे हैं। ठीक, पशु की लड़ाई, यानी कि हम जलीकट्टू वगैरह देखते हैं, अभी भी हमारे यहाँ बहुत जगह कबूतर लड़वाते हैं, कोई बैल को लड़वाता है, तो ये सब चीज़ें पहले भी थी। मुर्गी उर्गी लड़वाते होंगे, है ना। फक्ता जो बत्तख होता है वो होता है चिड़िया होती है, उसके एग्जाम्पल हमको एविडेंस भी यहाँ से मिलते हैं। और डांसिंग वगैरह का यहाँ पर एंटरटेनमेंट प्रॉपर चलता था। तो सोशल लाइफ इनकी इस तरह से थी। इसके अलावा ये देखिए ऑर्नामेंट्स हैं जिस तरह के ये लोग पहनते थे, ये देखिए मन के, है ना, ये देखिए इनके बैंगल्स वगैरह हैं, ये गले में पहनने की हैं, ये कान का है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, है ना। ये देखिए सारी ज्वेलरी इनकी, पत्थर्स के भी बहुत सारे, स्टोन्स के भी ऑर्नामेंट्स इनके रहे हैं। ठीक, तो ये इनके ऑर्नामेंट्स हो गए। अब हम इनके जो रिलीजियस लाइफ है उस पर बात करें तो ये लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग नेचर डेवोटी थे, ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। तो एक तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि धरती माता की। वहाँ से हमें एक चित्र भी मिलता है कि एक वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट से एक पेड़ निकलता है, क्रॉप दर्शाता है कि जो ये है धरती माँ है वो कहीं ना कहीं जननी है अन्न की, तो ये लोग उसको पूजते हैं। इसके साथ ही हमें पशुपति शिव की पूजा भी दिखाई जाती है, क्योंकि हमें एक ऐसी मूर्ति मिलती, मैंने आपको दिखाई भी थी कि तीन सिंगे निकली हुई हैं। उनके एक तरफ में एलिफेंट है, आपका बाघ है, और एक तरफ गैंडा है, भैंसा है, और नीचे 2 हिरन है। तो वो जो मूर्ति है वो डिकोड की जाती है कि भगवान शंकर की पशुपतिनाथ की छवि है। ठीक, इसके अलावा वृक्ष की पूजा करते हैं, नेचर प्रेमी हैं। कुबड़ वाले बैल, यानी कि जो 2 कुबड़ निकले वाले बैल हैं, इनके यहाँ पवित्र पशु माना जाता था। जैसे हम आज अपने टाइम पर देखते हैं तो हम गाय को एक पवित्र मानते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए, पूजनीय है। तो उसी टाइम पर कुबड़ वाला बैल इनके लिए पूजनीय था। फक्ता पक्षी, जैसे कि मैंने बताया, फक्ता पक्षी कबूतर की ही एक प्रजाति होती है, आपने डव का नाम सुना होगा, उसी तरह लगता है। ठीक है, वो है। और मंदिरों का ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है कि हाँ कोई मंदिर वगैरह था। ये लोग, जैसे हमारा जो कल्चर भी है वो हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज में भगवान को देखते हैं, तो हमें यहाँ से वो प्रमाण मिलता है कि ये लोग घरों में ही पूजा करते थे, नेचर को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, वृक्षों को पूजते थे, जानवरों को पूजते थे, और यही हमारा कल्चर भी है। ठीक है, तो ये हमें धार्मिक जीवन के बारे में इनको
इनके दिखते। देखिए ये है वो तीन आपको दिख रही होगी सिंगे, और ये इधर आपका बाघ है एलिफेंट, और ये देखिए इनका ये लिपि हुई है, देख रहे हैं आप, ज़्यादातर जो इनकी लिखने का तरीका है वो किस मछली के आकार का लिखा हुआ है। ये आपके हिरन वगैरह है नीचे। चलिए अब हम बात करें इनकी पॉलिटिकल लाइफ की, तो ऐसा माना जाता है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल्स का कोई वो नहीं था, स्पष्ट शासन प्रणाली थी, सीधा साधा था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ पॉलिटिक्स करना है, इस तरह का ऐसा कोई रूल नहीं देखने को मिलता है। हाँ लेकिन जो शासन था, कहा जाता है कि जो आपका व्यापारी वर्ग था, जो ज़्यादा व्यापार करता, कहीं ना कहीं उसके हाथ में एक तरीके से डोमिनेंस रहता था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को लीड करता था, तो ये माना जाता है। इसके अलावा युद्ध की बजाय व्यापार को प्राथमिकता देते थे, लड़ाई झगड़े पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे कि हाँ लड़ाई झगड़ा, ये है कि अपना खुशी से रहो, खाओ पियो, मस्ती रहो और व्यापार करो। तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे, हम आज भी देखते हैं, कहा जाता है कि जो ट्रेड पर ज़्यादा ध्यान देता है वो लड़ाई पर कम ध्यान देता है, वो लड़ाई वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो नॉर्मल काम करके चलता है। और वैसे सही बात है कि अगर आप हर चीज़ पे ध्यान देते रहे, हर एक बात पे लड़ाई करते रहे, तो आप ग्रो कब करेंगे। तो उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि ये लोग लड़ाई वगैरह पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनका पॉलिटिकल लाइफ। इसके अलावा हम बात करें इनका फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, तो कई चीज़ों पर डिपेंड थी। एक तो आपका एनिमल्स यानी कि पेट्स पर, दूसरा एग्रीकल्चर, हर चीज़ थी, और तीसरा आपका ट्रेड। ये तीनों ही डिपेंड थे, मतलब एक तरीके से ये लोग फुली ग्रोइंग फेज में थे। क्यों? क्योंकि इनके पास पेट्स भी थे, इनके पास एग्रीकल्चर भी था और ये लोग ट्रेड भी करते थे, तो तीनों का ही प्रॉपर रोल था। इसके अलावा हल के मिट्टी के उसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत भी मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई हल का उस तरह से प्रमाण नहीं मिलता है कि हल का कोई अवशेष वगैरह मिला हो। लकड़ी के कुदालों से खेती की जाती थी, ऐसा माना जाता है। गेहूं, जौ और कपास उत्पाद प्रमुख था, तो कपास का उत्पाद किया जाता था। सिंचाई नदी व तालाबों द्वारा की जाती थी, तो जो नदी व तालाब थे उसी के द्वारा आपका इरिगेशन सिस्टम चलता था। बहुत समय तक हम देखते हैं कि इरिगेशन सिस्टम कहीं ना कहीं नदी व तालाबों से ही चलता है, बहुत लास्ट टाइम तक हम ये देखते आए हैं, है ना। ठीक है, फिर आपका हो गया ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि व्यापार और उद्योग का क्या यूज़ था, तो बहुत ज़्यादा यूज़ था। हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो में हमें वस्त्र उद्योग का सेंटर मिलता है, कि वहाँ पर जो आपका टेक्सटाइल है वहाँ पर सेंटर था टेक्सटाइल कंपनीज का। उसके अलावा वस्त्र कौन से थे, एक तो सूती था और एक ऊनी। हमें आप याद है आपको कि हमें वहाँ से जो आपका कश्मीर वाला एरिया है वहाँ से भेड़ पालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि भेड़ पालन से ही इनके जो ऊनी वस्त्र हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से एक तरीके से आते हैं। व्यापार वस्तु में विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, विदेशों से व्यापार होता था। इसका कहाँ कहाँ से होता था, इराक, ईरान, बहरीन या मिस्र, यहाँ से होता था, है ना। मेलुहा किसे कहा जाता था, सिंधु क्षेत्र, मतलब मेलुहा बोला जाता था सिंधु क्षेत्र के लोगों को, मकान बोला जाता था मकरान तट वाले को, दिलमन बोला जाता था बहरीन क्षेत्र वाले को। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि मकान किसके लिए यूज किया गया है, तो ये मकरान। अच्छा ये तो बड़ा इजी है, मेलुहा सिंधु क्षेत्र के लिए, लेकिन दिलमन वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये बहरीन के लिए है। तो मन से बहरीन ना करके ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने सारी क्लियर कर दिया। अगर कोई चीज़ छूट गई हो बाई चांस के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं एक और क्लास आप के लिए ले लूंगी जिसमें मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, इसे फॉलो कर सकते हैं आप। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी, ये टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पर बेटा क्विज अवेलेबल है, अभी से आप देना स्टार्ट करिए, जैसे कि आपको पता चले कि आपकी क्या रैंक आ रही है, आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, है ना, आपको और कितनी मेहनत करनी है। ये फेसबुक आईडी है, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। अगर किसी भी तरीके की इंक्वायरी लेनी है, एडमिशन कराना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882608880। कोई भी डिटेल चाहिए आप यहाँ पर बेफिक्र कॉल कर सकते हैं, आपको हम अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। आप इस पर विजिट करके सारे कोर्सेज, सारी ई बुक्स, है ना, सारे के सारे मॉक टेस्ट जाकर चेक कर सकते हैं।
सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये हमारा गुरुकुल माइंड का चैनल है, आप लाइक करिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और जो भी है आप हमें फीडबैक में कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।